नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था जहाँ पर यहाँ पर बुलेरिया हाउस में सभी वापस आ गए थे जो अनिका का बर्थडे का वो गिफ्ट यानी कि उस पैलेस को देखने के लिए गए थे। तो इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में यहाँ पर राहुल और अनिका दोनों ही अभी अपने कमरे में थे जहाँ राहुल अब अपने लिरिक्स को करने में लगा हुआ था तो वहीं अनिका भी अपने काम में लगी हुई थी। तब यहाँ पर अब अनिका राहुल से कहती है तुम अपना खाना क्यों नहीं खा लेते, तुम अपना खाना खा लो। इधर इधर यहाँ पर राहुल कहता है मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। इस बात पर अब अनिका कहती है ठीक है और वो भी अपने काम में लग जाती है। तो इधर दूसरी तरफ दिल्ली से बने एक लोकेशन में यहाँ पर अभी एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से भाग्यश्री अब जल्दी से बाहर निकलती है और वो भी यहाँ पर अपने चारों तरफ देखती है तो यहाँ पर भाग्यश्री को कोई भी नजर नहीं आया, इसलिए भाग्यश्री वहाँ पर थोड़ी देर खड़ी रहना प्रेफर करती है क्योंकि भाग्यश्री यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आई थी और अब यहाँ पर वो किसी का वेट कर रही थी। इधर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर अब एक और गाड़ी आकर रुकती है। जैसे ही ये गाड़ी रुकी तो उस गाड़ी के हॉर्न से भाग्यश्री जब पीछे मुड़कर देखती है तो जिस शख्स को उसने बुलाया था तो ये वही शख्स था, वो भी यहाँ पर आ चुके थे। उस शख्स को देखकर अब भाग्यश्री कहती है मुझे महारानी के साथ कांटेक्ट करना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं उनसे कांटेक्ट कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा उनसे कांटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। इट्स इमरजेंसी, देयर इज समथिंग डेंजरस। अब यहाँ पर भाग्यश्री की इस बात को सुनकर अब वो शख्स जो कि कोई और नहीं बल्कि ये अरुण कोटी भास्कर ही थे, वो भी यहाँ पर भाग्यश्री को देखते हुए कहते हैं तुम पहले भाग्यश्री रिलैक्स हो जाओ, तुम इस तरह से घबराई हुई क्यों हो, और पहले रिलैक्स हो उसके बाद मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर हुआ क्या है और तुम महारानी को क्या संदेश देना चाहती हो। अरुण की इस बात पर भाग्यश्री कहती है मेरा देखो अरुण, महारानी के साथ कांटेक्ट करना बहुत ही जरूरी हो गया है। मुझे नहीं पता है कि महारानी को अभी तक इस बारे में पता चला है या नहीं, लेकिन अगर उन्हें नहीं पता चला है तो फिर तो एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मुझे उन्हें कांटेक्ट कर बताना होगा। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धर कर तो नहीं रह सकती। अब यहाँ पर भाग्यश्री की बात को सुनकर अब फिर से अरुण कहते हैं लेकिन तुम साफ साफ कहो भाग्यश्री, कहना क्या चाहती हो, हुआ क्या है, कौन सी इमरजेंसी की बात कर रही हो। अरुण की बात को सुनकर अब भाग्यश्री कहती है सच कहूँ इस वक्त यहाँ महारानी को वाराणसी में होना चाहिए। मेरे फोन पर वहाँ का लोकेशन अलर्ट आया है, वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये सुनते ही भी यहाँ पर अरुण कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि जरूर वाराणसी में कुछ तो हुआ है। इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है हाँ 100%, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि वहाँ पर जरूर कुछ हुआ है तभी मुझे उसका अलर्ट मिला है, अदरवाइज वरना वहाँ का अलर्ट मुझे क्यों मिलता। मैं बस महारानी तक इस मैसेज को पहुँचाना चाहती हूँ। ये सुनते ही अब अरुण कहते हैं देखो भाग्यश्री, अगर ऐसी ही बात है तो मैं कुछ करता हूँ। वैसे अभी तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक कोड दे रहा हूँ, इस कोड को यूज करके तुम अपने मैसेज को फिलहाल के लिए महारानी तक पहुँचा सकती हो। वैसे भाग्यश्री, महारानी अनंता ने अपनी लेगेसी किसे दी है, क्या तुम इसके बारे में तुम्हें कोई भी आइडिया है, क्योंकि देखो मुझे बस इतना पता है कि महारानी ने अपनी लेगेसी किसी को दी हुई है। तो तुम ये कैसे जानती हो, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। अरुण की इस बात पर भाग्यश्री कहती है अभी वक्त नहीं आया है इन सभी बातों का, अभी बस हमें वाराणसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी करना पड़े हम बस वही करेंगे। और हाँ तुम उस कोड को मेरे फ़ोन में सेंड कर दो। अब यहाँ पर भाग्यश्री की इस बात पर अरुण कहते हैं वो काम तो मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी तुम्हें उस कोड को सेंड कर दिया है, लेकिन याद रहे भाग्यश्री कि तुम इस कोड को बहुत ही सीक्रेटली ही संभाल कर रखोगी, क्योंकि ये किसी के भी हाथों में नहीं जाना चाहिए। अरुण की इस बात पर भाग्यश्री अब अरुण को एक तेज लुक देते हुए ही कहती है
क्या क्या कहा आपने? देखिए अरुण, भूलिए मत, मिस्टर अरुण कोटी भास्कर, मैं महारानी की असिस्टेंट हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे कब और क्या करना है। शायद आप मुझे कुछ हल्के में ही ले रहे हैं। भाग्यश्री के इस रूप को देखकर, उसकी इस बात पर, उसके गुस्से को देखकर अब अरुण कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो। वैसे मैं वाराणसी के लिए ही निकल रहा हूँ और तुम हमें इस मैसेज और तुम्हारे इस मैसेज को महारानी तक भी पहुँचा दूंगा। या तुम जैसे मैंने तुम्हें कहा है तब तक तुम भी उसे महारानी तक पहुंचा दो। इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है, ठीक है तुम चलो, मैं भी बस वहीं पर ही आती हूँ। और वैसे भी मल्होत्रा हाउस में मुझे क्या कहना है, क्योंकि वहाँ पर तो सब मुझे अंजलि मल्होत्रा ही समझ रहे हैं। अगर मैं वाराणसी के लिए जाऊंगी तो अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि उन्हें क्या कहकर मुझे जाना है। वैसे तुम वाराणसी बाई एयर जा रहे हो क्या? भाग्यश्री की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अरुण कहते हैं, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ट्रेन में जाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। एक तो सावन का इतना पवित्र महीना चल रहा है कि भक्त यहाँ पर ट्रेनों में भरे हुए हैं। अरे इस समय तो ट्रेन और फ्लाइट की टिकट मिलना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं अपने प्राइवेट चॉपर से वहाँ पर जा रहा हूँ। वैसे तुमने कहा तुम भी वाराणसी आओगी, तो तुम चलो, तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अरुण की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर भाग्यश्री कहती है, ठीक है फिर मैं बस तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले मल्होत्रा हाउस में जाकर सारा सब कुछ संभालना होगा। नहीं तो पिछली बार की तरह उन लोगों को अंजलि को लेकर बहुत ही परेशानी होगी। और उन सब कुछ संभालने के बाद उसके बाद मैं वहां पर आ जाऊंगी और वहां आने के बाद हम दोनों ही वाराणसी के लिए निकलेंगे। भाग्यश्री की इस बात पर अब अरुण कहते हैं, ठीक है भाग्यश्री, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, लेकिन हाँ देखो जल्दी आना। इधर एक दूसरे से बातें करने के बाद भाग्यश्री अब अपनी गाड़ी में बैठकर अब वो यहाँ से चली जाती है। तो इधर गाड़ी में बैठे हुए ही यहाँ पर भाग्यश्री अब अरुण ने उसे जो कोड दिया था अब उसका यूज करते हुए ही उसने अब यहाँ पर अनिका को एक बड़ा सा मैसेज भी टाइप कर दिया था और इसके बाद वो उसे सेंड कर देती है और साथ के साथ वो प्रे भी करती है, हे महादेव, कुछ भी अनर्थ होने से पहले काश ये मैसेज महारानी तक पहुँच जाए और पहुँचने के साथ साथ वो इस मैसेज को पढ़ भी ले, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि महारानी का शेड्यूल कितना बिजी होता है। इसलिए बस वो इसे टाइम से पढ़ ले, क्योंकि उनकी कमांड के बाद ही मैं आगे का कुछ कर सकती हूँ। उनके कमांड के बिना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। भाग्यश्री अब यहाँ पर महादेव को प्रे कर रही थी। वो अपनी ही सोच में वो यहाँ पर गाड़ी को मल्होत्रा हाउस के लिए लेकर चली जाती है। तो वहीं अरुण अपनी ही सोच में थे कि आखिर महारानी ने अपनी लेगेसी किसे दी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने अभी भाग्यश्री से भी पूछा था, लेकिन भाग्यश्री ने अभी इसका जवाब देना सही नहीं समझा और उन्होंने इस क्वेश्चन को अभी के लिए टाल दिया। वो भी यही सोचकर वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर अब अपने घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें वाराणसी निकलने के लिए भी अपनी तैयारियां करनी थी। इधर कुछ ही देर के सफर के बाद भाग्यश्री भी अब यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के बाहर पहुंच जाती है। वहां पर आने के बाद सबसे पहले भाग्यश्री अपनी गाड़ी को मल्होत्रा हाउस में पार्क कर देती है और उसके बाद अब वो अपने तेज कदमों से अब अंदर आ जाती है। जैसे ही भाग्यश्री अब यहाँ पर घर के अंदर आ रही थी तभी उसके कानों में अब एक तेज आवाज आती है, कहाँ गई थी तुम अंजलि? और वो भी बिना किसी को कुछ भी बताए। यह बात सुनते ही अंजलि मामी भी यहाँ पर उस तरफ देखती है तो यहाँ पर सामने किशन मल्होत्रा खड़े थे। किशन मल्होत्रा को देखकर अब यहाँ पर अंजलि मामी कहती है, किशन वो मैं मंदिर गई थी, वो हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है ना, तो बस महादेव को थैंक यू बोलने के लिए गई थी। मैंने ठीक किया ना किशन? अब अंजलि की इस बात पर किशन मामा कहते हैं, हाँ अंजलि, अच्छा किया। वैसे अगर तुम मंदिर गई थी तो प्रसाद कहाँ पर है? क्योंकि मंदिर से आते टाइम तो तुम्हारे हाथ में प्रसाद होना चाहिए था ना।
किशन की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, किशन वो क्या है कि मैंने प्रसाद भी लिया था, लेकिन मंदिर के बाहर इतने बच्चे थे कि उन्होंने मुझसे प्रसाद मांगा और मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और मैंने सभी को ही वो प्रसाद वहीं पर ही बांट दिया। वैसे मुझे आपसे कुछ कहना है। अंजलि की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, हाँ तो बोलो ना अंजलि, तुम्हें मेरी किसी भी परमिशन की जरूरत वैसे तो नहीं है। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, किशन वो मैं वाराणसी जा रही हूँ। अंजलि की इस बात पर अब किशन मामा सवालिया नजरों से बस यहाँ पर अंजलि की ही तरफ देख रहे थे। इधर यहाँ पर किशन की नजरों को पढ़ते हुए ही अब अंजलि मामी उनके कुछ भी कहने से पहले ही कहती है, वो मेरी बात सुनिए, पहले हमारे होने वाले ग्रैंड चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ माँ गंगा का दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं वाराणसी जाकर माँ गंगा के दर्शन करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं महादेव के दर्शन भी करना चाहती हूँ। अब अंजलि की ये बात सुनते ही किशन मामा कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है अंजलि, मैं एक काम करता हूँ, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे मुझे भी तो उन्हें थैंक यू बोलना है ना। किशन की ये बात सुनते ही मानो यहाँ पर अंजलि मामी के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग्यश्री खुद अकेले जाना चाहती थी। वो किशन को अपने साथ कैसे लेकर जा सकती थी, क्योंकि अगर किशन उनके साथ जाता तो वो यहाँ पर अपने जिस काम के लिए वो वहाँ पर जा रही थी उसे कैसे अंजाम देती। इसलिए यहाँ पर कुछ देर सोचने के बाद अब वो यहाँ पर कहती है, किशन आप एक काम कीजिए, आप ही वहाँ पर हो आइए। वो क्या है ना, मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। अब अंजलि को इस तरह से पलटता हुआ देखकर इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, अरे क्या हुआ अंजलि, तुम्हारा तो मन था ना वाराणसी जाने का। अरे मैंने कुछ गलत डिमांड कर दिया क्या, जो तुम इस तरह से अचानक से तुमने अपना प्लान ही चेंज कर दिया। ये अब किशन की इस बात का जवाब देते हुए अंजलि मामी कहती है, देखिए ना किशन, यहाँ पर हम दोनों में से किसी एक को तो यहाँ पर रहना जरूरी है। वो क्या है ना, माँ की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है और श्वेता की प्रेगनेंसी भी चल रही है। ऐसे में आपको तो पता ही है ना, इन दोनों में कितने मूड स्विंग होते ही होंगे, जहाँ माँ का भी और श्वेता का भी। तो किसी भी समय इन दोनों में से किसी को भी हम में से किसी एक की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि हम दोनों का यहाँ पर रहना जरूरी है, लेकिन अगर हम में से एक जाएगा तो कम से कम दूसरा यहाँ पर घर परिवार को तो संभाल ही सकता है। अब श्वेता हर दिन लक्ष्य जी से लड़कर यहाँ पर आ जाएगी, कभी उसका रोने का मन करेगा तो कभी वो चिड़चिड़ी हो जाएगी। तो अब आप ही बताइए किशन, आप समझ रहे हैं ना कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि हम में से यहाँ पर कम से कम एक की तो कितनी जरूरत है। देखिए किशन, हमारी बेटी को जरूरत है हमारी, अगर हम दोनों ही चले जाएंगे तो यहाँ पर सब कुछ कौन संभालेगा। और किशन अब ये भी तो देखो ना, मैं मानती हूँ कि अब तक श्वेता ही यहाँ पर मल्होत्रा फार्मेसी को शादी के बाद भी संभाल रही थी, लेकिन अब क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो अब मेरा मानना भी यही है कि श्वेता की हेल्प करने के लिए आपको भी रोज अब फार्मेसी जाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपने मुंह से तो कभी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमें खुद ही समझनी होगी। हालांकि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो उसमें श्वेता की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी केयर करने के लिए तुम वहाँ पर होंगे। और हाँ, मैंने राजलक्ष्मी को भी मैसेज कर दिया है, माँ के लिए एक फुल टाइम नर्स यहाँ पर वो अपॉइंट कर देगी, क्योंकि माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, और अगर मैं वाराणसी जाऊंगी तो माँ की देखभाल के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। लेकिन अब इस बात पर किशन मामा कहते हैं, लेकिन इसमें लेकिन क्या हुआ अंजलि। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, प्रीति यहाँ पर रहने के लिए आ रही है, जब तक मैं यहाँ पर नहीं आ जाती हूँ तब तक प्रीति यहाँ पर रहेगी। आर यू ओके विद दिस, के प्रीति यहाँ पर रहने आ रही है। आई एम सॉरी, मुझे आपसे पूछना चाहिए था, कोई भी डिसीजन लेने के से पहले मुझे एक बार आपसे कंसल्ट करना चाहिए था। भाग्यश्री की इस बात पर अब किशन मामा अब अंजलि मामी को अब अचानक से इमोशनल होते हुए हक कर लेते हैं, जिससे जैसे यहाँ पर किशन ने भाग्यश्री को अंजलि समझकर हक किया तो इससे भाग्यश्री थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती है।
लेकिन अब यहाँ पर किशन मामा उनसे कहते हैं, अंजलि अंजलि सच में कहूँ, मुझे मुझे कई बार तो समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हारे बिना मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज करता। सच में तुमने इस घर को, इस परिवार को, बच्चों को, सबको कितनी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। और एक तुम हो जो जो सभी के बारे में सोच रही हो। मेरे से तो ये सब कुछ कभी भी ना हो। और हाँ देखो, घाट पर ज़्यादा मत जाना, वो मैंने न्यूज़ सुनी है कि गंगा का लेवल अब बढ़ गया है। सो अंजलि अपना थोड़ा सा ध्यान रखना, बी केयरफुल। किशन की इस बात पर अब अंजलि मामी किशन मामा को खुद से अब दूर करते हुए ही कहती है, किशन हम हॉल में हैं, अगर किसी ने भी हमें इस तरह से एक दूसरे के साथ देख लिया तो वो क्या सोचेगा। ये ऐसे अच्छा थोड़ी ही ना लगता है। अंजलि की इस बात पर अब किशन मामा इरिटेट होते हुए ही कहते हैं, ओ कम ऑन यार, यू आर माई वाइफ, हक बनता है मेरा। किशन की इस बात पर अब यहाँ पर अंजलि कहती है, मुझ पर हक जताना छोड़िए, अभी और अब नाना बनने वाले हैं आप, इसलिए थोड़ा सा तो। अब यहाँ पर अंजलि मामी ने यही कहा था कि तभी किशन मामा उनकी बात को बीच में ही रोकते हुए ही कहते हैं, अब फिर से शुरू मत हो जाना अंजलि, तुम अपनी पैकिंग करो, मैं तब तक स्टाफ से कह देता हूँ वो तुम्हारे लिए कुछ सूखा नाश्ता बना दें, ताकि तुम्हें रास्ते में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किशन की इस बात पर अब यहाँ पर अंजलि मामी कहती है, अरे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है किशन, और वैसे भी वाराणसी में खाने की कमी नहीं है, मैं तो वहाँ की स्पेशल टमाटर चाट जरूर खाऊंगी। अंजलि के मुंह से ये बात सुनते ही इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, ठीक है अंजलि, अगर तुम वहाँ पर जा रही हो तो देखो मेरे लिए शिव जी का प्रसाद जरूर लेकर आना। आज की तरह उस प्रसाद को किसी को बांट कर मत आना, क्योंकि अपने घर में प्रसाद लाना शुभ होता है। और मेरा मन तो था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, लेकिन अगर तुम्हारा यही फैसला है तो प्लीज़ मेरे लिए प्रसाद लाना मत भूलना। किशन की इस बात पर अब अंजलि मामी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं किशन मामा अब सोचते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं माँ को बता देता हूँ कि उसकी बहू उनके बारे में कितना सोचती है। बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह डिसीजन लिया है उन्होंने। अरे मेरी घरेलू अंजलि डॉक्टर बन गई, यही सोचकर अब किशन मामा नानी माँ के रूम की तरफ चले जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में यहाँ पर राजमहल में अब तक सभी वहाँ पर आ जाते हैं। भूमिका अब यहाँ पर आने के बाद धनंजय से कहती है, ताऊ जी मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, वो इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ पर अपनी टीम के साथ आ चुके हैं, मैं बस यहाँ पर इसीलिए रुकी थी, तब तक हमारी टीम यहाँ पर आती, हम सभी को बुलाया है ना। इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, ठीक है भूमिका, तुम जाकर अपना काम करो, और वो सबसे, क्योंकि अपना काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हाँ, राजमहल की गाड़ी आप दोनों को वहाँ पर ड्रॉप कर देगी, आप दोनों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धनंजय की इस बात को सुनकर अब निखिल कहता है, लेकिन सर इसकी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके वहाँ तक जा सकते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। इस बात पर अब यहाँ पर इससे पहले धनंजय कुछ भी कहता कि महेंद्र बीच में ही बोलते हुए कहते हैं, अरे आप दोनों राजमहल के गेस्ट हैं, हमें इतना तो करने दीजिए, क्योंकि हमारे राजमहल के अपने कुछ रूल हैं, अगर हमारे महल में कोई अतिथि आता है तो हमें उनका सत्कार करना चाहिए। इस बात पर अब निखिल और भूमिका अब उन्हें थैंक यू बोलने के बाद अब वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं ये सब भी जैसे ही यहाँ पर राजमहल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हॉल में अपने व्हील चेयर पर बैठी बड़ी रानी को देखकर तो यहाँ पर प्रिंसेस लतिका भागते हुए यहाँ पर अपनी बड़ी रानी के पास जाती है। प्रिंसेस लतिका ने यहाँ पर अपने हाथ में उन्हीं फूलों का वो बंच बना कर लिया हुआ था, इसलिए उन फूलों को लेकर वो उनके पास जाकर अब उनकी तरफ उन फूलों को बढ़ाते हुए ही कहती है, बड़ी रानी माँ दिस इज फॉर यू, गेट वेल सून। लतिका के हाथ से उन फूलों को बड़ी रानी लेते हुए ही कहती है, ये मेरे लिए सच में लतिका। तो भी यहाँ पर लतिका हाँ में अपनी पलकों को झपका देती है। तो भी यहाँ पर बड़ी रानी कहती है, थैंक यू लतिका, सच कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत हैं ये फ्लावर्स, वैसे आपको वहाँ पर अच्छा तो लगाना, और आपने क्या क्या किया।
बड़ी रानी के इस सवाल पर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे रेवती, अभी 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 तो हम आए हैं। हाँ हम सभी। लतिका बेटा, आप ऐसा करो, अभी अपने रूम में जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए। और हाँ, अच्छे फ्रेश होने के बाद फिर आप अपनी सारी की सारी बातें अपनी बड़ी रानी के साथ शेयर जरूर करना, उन्हें हर एक बात बताना। ये सुनते ही लतिका कहती है, जी जी बड़े मामा जी। और ये कहते हुए ही लतिका वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। और इधर लतिका के जाने के बाद धनंजय और महेंद्र, अब ये दोनों भी अब अपने कदमों को अपने अपने कमरे की तरफ लेकर जाने ही वाले थे कि तभी बड़ी रानी उन्हें रोकते हुए ही कहती है, भाई महेंद्र, वो आ रही है, उनका लेटर आ चुका है। अब ये सुनते ही महेंद्र कहते हैं, दीदी अब क्या वो डबल सेंचुरी मार कर ही इस दुनिया से जाएंगी? अरे उनकी सेंचुरी तो पूरी हो ही गई थी। इस बात पर अब यहाँ पर बड़ी रानी कहती है, चुप कीजिए महेंद्र, आप रॉयल फैमिली मेंबर हैं, आपको इस तरह से उनके लिए बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये हमें शोभा नहीं देता। वैसे तो हमने सारे के सारे सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं और आप दोनों को भी हम पहले से ही अब इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अब इस बात पर महेंद्र कहते हैं, अरे दीदी, उनकी लाइफ का टॉक टाइम कब का ख़त्म हो चुका है। अरे उनकी ज़िंदगी की गारंटी तो अब खुद ऊपर वाला भी नहीं ले सकता है, तो हम क्या चीज़ हैं? आप हमसे ये उम्मीद कैसे कर सकती हैं? अरे वो तो पता नहीं क्या कितनी उम्र लेकर यहाँ पर उतरी है, वरना अब तक तो उन्हें ऊपर पहुँच ही जाना चाहिए था। महेंद्र की इस बात पर अब यहाँ पर बड़ी रानी महेंद्र को घूर घूर कर देखती है, क्योंकि बड़ी रानी के कहने के बाद भी महेंद्र यहाँ पर बिना डरे अपनी बात को कह देते हैं। तो इधर महेंद्र की इस बात पर धनंजय कहते हैं, महेंद्र तुम काफी थक गए हो ना, जाओ जाकर आराम करो। अरे सच में तुमने कितना एडवेंचर किया है ना। अब धनंजय क्योंकि यहाँ से महेंद्र को भेजना चाहते थे, इधर धनंजय की इस बात पर बड़ी रानी कहती है, भाई क्या कहा आपने? जो मैं सुन रही हूँ, क्या सच में इस महेंद्र ने एडवेंचर किया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कभी महेंद्र भी एडवेंचर कर सकता है। अरे ये तो एडवेंचर के नाम से भी डरता है। बड़ी रानी की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ रेवती, इसने बहुत ही अच्छा एडवेंचर किया है। इसका एडवेंचर, इसकी तारीफ के लिए तो सच में मेरे पास शब्द ही कम पड़ गए हैं। इसने इतना अच्छा एडवेंचर किया है। और ये कहते हुए ही वो अब अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं महेंद्र भी अब धनंजय के जाने के बाद अब अपने रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपने दोनों भाइयों के जाने के बाद अब बड़ी रानी अब अपने मन में ही सोचती है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि महेंद्र भी कभी एडवेंचर कर सकता है। अरे महेंद्र ने कमाल कर दिया। हमें तो अभी भी धनंजय की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर धनंजय भाई कह रहे हैं तो फिर तो शायद वो सच ही कह रहे होंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में अब तक यहाँ पर सभी आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद अब करण गुलेरिया कहते हैं, आप सभी यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से जिसे जो भी रूम पसंद हो वो वहाँ पर अपने अपने रूम में जाकर रह सकता है। करण की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहते हैं, तू पसंद की क्या बात कर रहा है यार? अभी तो इतना मस्ती करने के बाद थक गए हैं कि अभी तो मैं सोऊंगा। अरे पसंद वसंद कुछ नहीं करना। इस बात पर अब करण कहते हैं, वो तो मैं भी सोने ही जा रहा हूँ राजीव। और ये कहते हुए करण अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ जाता है। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद करण अब उस रूम में चले जाते हैं जिसमें अनिका और रोहित यहाँ पर पहले रहते थे। तो वहीं राजीव भी अब उसी रूम के बगल वाले रूम में चले जाते हैं। तो वहीं इनके जाने के बाद आलिशा और आकाश भी उसी फ्लोर के ही अपने अलग अलग रूम में चले जाते हैं। आलिशा के साथ यहाँ पर अंजलि मामी भी अब आलिशा के ही कमरे में आ जाती है। उन्हें पता था कि अब तक आलिशा ने अपने मन के दुख को दबा कर ही रखा है,
क्योंकि जब से आलिशा अनिका के बर्थडे में गई थी तब से आलिशा ने सच में अनिका के सामने बिल्कुल भी प्रिटेंड ही नहीं होने दिया था कि वो अंदर से क्या फील कर रही है। और ये चीज़ साफ साफ अंजलि मामी देख पा रही थी, इसलिए अब उनका मन ही नहीं कर रहा था कि आलिशा को अकेले छोड़े। और इस कंडीशन में अब वो यहाँ पर उसी के साथ रहना ही प्रेफर करती है। तो इधर बूढ़े किंग के पैलेस में अब तक सभी एक एक करके यहाँ पर उठने लगे थे। बूढ़े किंग के लैब में काम कर रही अवंतिका के कानों में अब आवाज आती है, कविन कविन अनिका अब जाग चुकी है। ये सुनते ही अब यहाँ पर अवंतिका कहती है, कॉल अनिका इन दिस रूम, इट्स इमरजेंसी। इस बात पर अब उन्हें वो स्टैचू कहती है, ओके ओके राजमाता। क्योंकि जैसे ही अनिका अपने रूम में जगी थी तो वहाँ पर लगी हुई स्टैचू अब तक अवंतिका को इन्फॉर्म कर देती है, क्योंकि अवंतिका यहाँ पर बस अनिका के उठने का ही इंतजार कर रही थी। इधर स्टैचू की ये बात सुनते ही अब अवंतिका भी अपने काम में लग जाती है कि तभी उस पैलेस में यहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है। जैसे ही ये अलार्म की आवाज़ बूढ़े किंग के कानों में जाती है तो अब वो अपने पास के स्टैचू को इंस्ट्रक्शन देते हैं। वे कहते हैं, इस रूम में सभी से कहो कि वो सभी अपने ईमेल को चेक करें। किसी के ईमेल पर एक अलर्ट का मैसेज आया है। अब ये सुनते ही अब स्टैचू कहता है, ओके किंग, कमांड एक्सेप्टेड। और ये कहते हुए ही बूढ़े किंग अब सबसे पहले अपनी आईडी को ओपन करते हैं ताकि वो चेक कर सके कि ये ईमेल क्या उन्हीं की आईडी पर आया है या नहीं। तो वहीं अवंतिका के कानों में किंग का यहाँ पर मैसेज मिलता है। अब किंग के मैसेज को सुनते ही अब अवंतिका कहती है, हमें कौन मैसेज कर सकता है, हम तो सभी के लिए मर ही चुके हैं। एक मिनट, वैसे तो मुझे मैसेज करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन कहीं दाई माँ ने तो नहीं किया, वो ठीक तो होगी ना। हमें भी एटलीस्ट एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाहरी दुनिया से तो हमें किसी भी ईमेल के आने की कोई भी उम्मीद ही नहीं है। यही सोचकर वो अब लैब से बाहर निकलकर अब किंग की बालकनी की तरफ चली जाती है। जैसे अवंतिका बालकनी की तरफ जाती है तब वहां जाते हुए अब वो अजीब सी आवाजें निकालने लगती है, क्योंकि अवंतिका कोई ईमेल वगैरह यूज़ नहीं करती थी। अवंतिका यहाँ पर पंछियों के द्वारा ही अब यहाँ पर सारी डिटेल निकलवाती थी। तो वहीं दूसरी तरफ जितने भी लोग यहाँ पर अब अपने अपने रूम में थे उन सभी के कानों में ही अब तक यहाँ पर किंग का मैसेज पहुँच चुका था, क्योंकि उन सभी के कमरों में जितने भी स्टैचू थे उन सभी ने वहाँ पर किंग के द्वारा बताए हुए इस मैसेज को बता दिया था कि वो सभी अपने अपने ईमेल्स को अभी चेक करें। इधर स्वाति मल्होत्रा ने जैसे ही उस मैसेज को सुना तो वो जल्दी से अपने रूम के सिस्टम को ऑन करती है और अपनी सारी ही आईडी चेक करने लगती है। तो वही अनंता भी अब यहाँ पर अपनी आईडी को चेक करने लगती है। तो इधर रिया जो कि अभी बस उठी ही थी और उसके उठते ही यहाँ पर उसके कानों में ये अलार्म बजने लग जाता है। ये यहाँ पर स्टैचू की आवाज़ आती है। तो उस स्टैचू की आवाज़ को सुनने के बाद रिया भी यहाँ पर अपने बेड पर बैठ जाती है और वो भी अपने छोटे से दिमाग में यही सोच रही थी, आखिर मेरा ईमेल में क्या ही होगा जो मैं चेक करूं, क्योंकि मुझे ऐसा ईमेल भेजने वाला कौन हो सकता है। बट अब बड़ी ने कहा है तो अब तो चेक तो करना ही होगा, वरना मुझे तो पता है मेरा तो कोई भी ईमेल नहीं आया होगा। और ये कहते हुए ही वो भी यहाँ पर अपने बेड से उठकर अब अपने सिस्टम की तरफ बढ़ जाती है और वो अब उसे ऑन कर देती है। इधर जैसे ही रिया अब अपने सिस्टम पर अपनी आईडी को डालती है तो वहीं दूसरी तरफ अनिका और रोहित वो दोनों भी अब यहाँ पर भी अपने रूम में थे। इधर अनिका के रूम में यहाँ पर अनिका अपने सिस्टम पर अपनी सारी ही आईडी को ऑन करने लगती है। सबसे पहले तो वो यहाँ पर अपनी अनिका के नाम वाली आईडी को चेक करती है। जब उसे यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी पर कुछ भी नहीं मिलता तो एक के बाद एक वो अपनी डॉक्टर अमृता वाली, ब्लैक कट वाली, उसके पास जितनी भी आईडी थी इन सभी को चेक कर लेती है। सभी को चेक करने के बाद अब अनिका कहती है, सब ठीक तो है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिससे किंग ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है कुछ। अब वो यहाँ पर ये बात से सोचने के बाद अब अनिका फिर से कहती है, लेकिन अगर किंग ने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। इधर कुछ देर तक सोचने के बाद अब अनिका अपने मन में कहती है, ओ शिट, मैं एक आईडी को तो मैंने चेक ही नहीं किया है, एक और आईडी है जिसे मुझे चेक करना चाहिए।
हो सकता है कि उस पे कोई ईमेल आया हो। यही सोचकर वो सबसे पहले अब अपने रूम के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देती है, क्योंकि अनिका यहाँ पर किसी भी तरह की प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहती थी। और इसके बाद अब वो अपनी महारानी वाली आईडी को अब अपने सिस्टम पर चेक करने लगती है। अनिका ने जैसे ही यहाँ पर अपनी महारानी वाली ईमेल आईडी को ओपन किया तो वो देखती है कि यहाँ पर उसकी आईडी पर भाग्यश्री का मैसेज आया हुआ था। अनिका अब जैसे ही उस मैसेज को देखती है तो वो उसे जल्दी से पढ़ रही थी। अब उसे पढ़ते हुए ही यहाँ पर अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन अब बदलते जा रहे थे। इधर उसे मैसेज को पढ़ने के बाद अब अनिका अब यहाँ पर सोच में पड़ जाती है और अब कुछ सोचने के बाद अनिका अब अपनी आईडी को फिर से लॉग आउट कर देती है। और लॉग आउट करते ही वो अब अपने महारानी के नंबर के होल्ड को अब अपने हाथ में लेकर अब वो एक मैसेज को टाइप करने के बाद अब उस मैसेज को भी सेंड कर देती है। इस मैसेज को सेंड करने के बाद अब अनिका अब अपने अनिका वाले नंबर का होल्ड भी अब अपने हाथ में ले लेती है। और उसके बाद अब वो एक नंबर को अब अपने अनिका वाले नंबर से भी डायल कर देती है। इधर कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से अनिका को हेलो की आवाज़ आती है तो अब यहाँ पर अनिका कहती है, आप जहाँ कहीं भी हैं, मैं आपको एक लोकेशन दे रही हूँ, आप मुझे तुरंत वहाँ पर आकर मिलिए। अब अनिका की इस बात पर अनिका को सामने से आवाज़ आती है, ठीक है तुम आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब इस बात पर अनिका कहती है ठीक है और वो अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर अब अनिका जल्दी से अपने फ़ोन से उठकर वो अब अपने कबर्ड को खोल कर देखती है तो यहाँ पर उसके सारे कपड़ों में एक कपड़े की डिज़ाइन बिल्कुल महारानी की फाइटिंग आउटफिट के जैसी ही थी। क्योंकि अनिका ने यहाँ पर जब अपने सारे के सारे कपड़ों को देखा तो यहाँ पर एक उसकी महारानी के जैसी आउटफिट थी। इसलिए अनिका उसे निकाल कर जल्दी से वो चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं कुछ ही देर के बाद जैसे ही अनिका बाथरूम से बाहर निकल कर आती है तो वो यहाँ पर एक दरवाजे को नॉक करने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब सामने से दरवाज़ा खुला तो सामने यहाँ पर रोहित खड़ा था।